कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? देखते हैं इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। देखो, हम जब महिला की बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रजनन तंत्र की, किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी, ठीक है, गायनकोलॉजी कहते हैं किसकी स्टडी को? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? गायनकोलॉजी। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसे? कहते हैं हम, हाँ, जय श्री महाकाल, राम राम। ठीक है, स्टार्ट करें ना। देखिए, गायनकोलॉजी कहते हैं, गायनकोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। देखो, हमने कल क्या पढ़ा था? नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, दो मुख्य भाग होते हैं। कौन से होते हैं? एक वृषण पढ़ा था, बाकी हमने नलियां पढ़ी थी। वैसे ही सेम आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर भी दो मुख्य जनन अंग हैं। दो मुख्य जनन अंग का मतलब है एक जो जनन कराते हैं, ठीक है, जैसे कि ओवरी, और कल हमने मेल में क्या पढ़ा था? चलिए कमेंट कीजिए, पहले आप ये बताइए कि हमने कल मेल में क्या पढ़ा था? नर जनन तंत्र का मुख्य क्या है? मुख्य भाग क्या है? मतलब कि उसमें कौन ऐसा भाग है या कौन सा ऐसा अंग है जो जनन कराने में सहायक है? कल ही पढ़ा था नर जनन तंत्र में, क्या पढ़ा था? कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा महिला प्रजनन तंत्र, इसके अंदर देखिए मुख्य अंग, मुख्य अंग क्या होती है महिलाओं में? महिलाओं में ओवरी होती है, ये देखिए ओवरी होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। उसके बाद देखिए यहाँ सहायक अंग, मतलब अब इसके सहायक अंग मतलब ये तो प्रजनन कराती है और ये प्रजनन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये आप नलियां देख रहे हैं, इन नलियों को देखिए। ठीक है, ये नलियां देख रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, टेस्टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप कल पढ़ रहे थे दिल से। ठीक है, बहुत बढ़िया। विशाल विष्णु चंदेल, रविंद्र कुमार, दीपक सोलंकी, सोनम बाकोरिया, बहुत बढ़िया। दाल सिंह, सब ने, सबके जवाब सही हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ओवरी, ओवरी क्या होती है? प्राथमिक अंगे। क्या होते हैं इसमें? प्राथमिक अंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय। ये क्या होती है? वेजाइना। ठीक है, वेजाइना, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये किस काम आती है। ठीक है, और सर्विक्स, देखिए ये होता है आपका सर्विक्स, और ये होता है गर्भाशय, यहीं पर तो बेबी होता है। देखो पेन का कलर चेंज करके आपको बताते हैं। अगर मैं बात करूं बेबी की, तो यही तो होता है, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो यहीं पर तो आपका शिशु का विकास होता है। आवाज में प्रॉब्लम है क्या? चेक करना भैया, आवाज सही आ रही है? ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है? बेबी का विकास होता है, और ये क्या होते हैं? अंडाशय। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो, मैंने अभी कहा अंडाशय, अंडाणु, कल हमने बात करी थी ना अंडाणु की। अंडाणु क्या होते हैं? आप पूछ रहे थे मैम अंडाणु क्या होते हैं, वैसे ही मैंने स्पर्म के बारे में आपको बताया था। ठीक है, मादा में प्रथम बार पीरियड को क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। अब इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ देखो अंडाणु, तो अंडाणु के बारे में हम देखते हैं अंडाणु क्या होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था नर के अंदर शुक्राणु होते हैं, कल हमने नर के अंदर शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी, और हमने कहा था कि शुक्राणु जाकर किससे मिलते हैं? अंडाणु से मिलते हैं। तो यही देखिए अंडाणु का स्ट्रक्चर है। अब अंडाणु का स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कौन बनाता है? तो ये अभी हमने बात करी, देखो इधर ये जो होती है ना ओवरी, यही अंडाणु बनाती हैं। ठीक है, यही अंडाणु बनाती हैं। अब इसके बारे में देखो, सुनो, जो अंडाशय होता है, पहली बात तो ये क्या करता है? अंड बनाने का काम करता है। इसको अंड कहेंगे या हम कहेंगे अंडाणु। ठीक है, अंडाणु बनाता है, अंडाणु बनाता है। प्लस
साथ में क्या बनाता है, ये हार्मोन्स बनाता है, फीमेल हार्मोन्स बनाता है। कौन से हार्मोन्स बनाता है, ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और एंड्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये हार्मोन बनाने का भी काम करता है, फीमेल हार्मोन, ठीक है, फीमेल हार्मोन भी बनाता है और अंडाणु भी बनाता है ना, अंडाणु बनाता है। अब उस अंडाणु की संरचना हम पढ़ रहे हैं, हमने इतने दिन से सुना ना अंडाणु अंडाणु। मैम आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए भाई, रीजन भी तो बताओ, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं, हम इतने दिन से अंडाणु पढ़ रहे हैं, तो अंडाणु होते क्या है वो देखते हैं हम। देखो ये है अंडाणु, अब मैं इसके बारे में आपको समझा रही हूँ क्या होता है। देखो पहली बात तो इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है, ये बनते हैं अंडाशय में, अंडाशय में जो हमने अभी ओवरी पढ़ी, ठीक है, ये बनाती है, ये अंडाणु ये बनाती हैं। अब इसमें काम क्या है, देखो यहाँ पे आप ये नाम सुन रहे होंगे, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। इसका मतलब ये क्या काम करता है, देखो ये अंडाणु को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन देता है ये, ठीक है, प्रोटीन। अंडाणुओं को, अंडाणु जो है एक अंडाणु, उसके ऊपर जो आप लेयर देख रहे हैं सेल्स की, ये लेयर जो आप देख रहे हैं सेल्स की, इसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य तो हर सेल में होता है, अभी हम मंडे को सेल पढ़ेंगे तब आप देखना सेल में क्या क्या होता है पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा होता है। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। कल आप बोल रहे थे ना मैम एक्स वाई समझाइए, एक्स वाई समझाइए, ठीक है ना, वो अभी हम समझेंगे। ये क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता है, और इसमें ही क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और इसे हिंदी में हम कहेंगे अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है ना, इसी के अंदर होते हैं हमारे, ठीक है ना। क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं ना हम, वो इसी के अंदर होते हैं, किसमें, इसके अंदर होते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस, हिंदी में इसे मैं बोलूंगी केंद्रक, केंद्रक बोलेंगे इसे, ठीक है, समझ में आया। ये इसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इसमें कोशिकांग होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस ये होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर है जोना पेलुसिडा, इसको बोलते हैं, बहुत अजीब नाम है इसका, जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा के बारे में जानते हैं, देखो इसका नाम है जोना, और इसे बोलेंगे पेलुसिडा, या इसे बोलेंगे हम जोनाकोट। अच्छा से काम क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने सुना होगा, आपने, हाँ आपने, ठीक है, धन्यवाद राकेश सिंह, ठीक है, आपने सुना होगा कि एक अंडे में एक ही शुक्राणु एंटर करता है। किसी भी बच्चे के बनने के लिए क्या होता है, एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु एंटर करता है। दो कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी हो जाएगा, ठीक है, पॉलीस्पर्मी हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी हो जाएगा वो। अगर ये एक अंडाणु है तो इसके अंदर एक ही स्पर्म एंटर करेगा, और वो क्यों करेगा हम अभी आगे जानते हैं इसके बारे में। पहले इसे देखो क्या होता है कि ये जो होता है ना जोना पेलिसुडा, वो ही तो है, वही क्या करता है, एक शुक्राणु के एंटर होने के बाद दूसरे शुक्राणु को एंट्री नहीं देता। ये समझिए आप बेटा, ये लैटिन भाषा के वर्ड हैं, इस वजह से इस तरीके से मतलब ऐसे उल्टे सीधे नाम सुनने को मिलते हैं आपको, ठीक है। मेरी बात सुनिए, जोना पेलिसुडा क्या करता है, जब भी एक स्पर्म इसमें एंटर कर जाता है एग के अंदर, तो जोना पेलिसुडा दूसरे स्पर्म को एंटर नहीं करने देता, ठीक है। वो क्या करता है, इसीलिए आप सोचते होंगे एक तो एंटर कर गया तो दूसरा भी एंटर कर जाना चाहिए, सभी तो एक जैसे हैं दिखने में, ठीक है ना, पर नहीं। कौन क्या हेल्प करता है, जोना पेलिसुडा जो होता है वो हेल्प करता है कि एक ही स्पर्म एंटर करने देंगे, ठीक है, एक ही स्पर्म एंटर करने देंगे। तो इस वजह से ये काम करता है, और इसी वजह से एक ही शुक्राणु एंटर कर पाता है। अच्छा एक बात बताओ,
इसको मालूम कैसे पड़ता है? इसको मालूम कैसे पड़ता है कि एक शुक्राणु की जगह दूसरा शुक्राणु एंटर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे शुक्राणु अटैक करते हैं इसके ऊपर एक टाइम पर, पता है, बहुत सारे शुक्राणु। इसको कौन बताता है कि कोई सिग्नल तो देता होगा, कोई सिग्नल तो देता होगा। थैंक यू प्रवीण। ठीक है, कोई सिग्नल तो देता होगा कि एक जो शुक्राणु है वो मैडम एंटर कर गया, बाकी जो एंटर कर रहे हैं वो कौन बताएगा? कोई गेट पे बैठा होगा वही बताएगा इसे कि और कुछ आने वाला है। तो इन्हें बताता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या करता है? इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है कि दूसरा स्पर्म एंटर करने वाला है, दूसरा स्पर्म एंटर करने वाला है, इसे रोको। और क्या करता है? जोना पेलिसुडा उसे रोक देता है। अब समझ में आई कि एक स्पर्म के अंदर क्यों कोई दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाता, एक ही एंटर करेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो एंटर कर, ऐसा क्यों होता है? एक ही करता है, उसका भी रीजन सुनो, ऐसा क्यों होता है। तो पहले तो अब ये बात सुनो, अभी हम बात करें न्यूक्लियस की। अब हम आते हैं गुणसूत्रों पे। ठीक है, कल आप बहुत कर रहे थे गुणसूत्र, गुणसूत्र। आप सुनो गुणसूत्र के बारे में। हर चीज का एक स्टेप होती है बताने की, दिमाग में कचरा भर जाएगा, सब एक साथ बताऊंगी तो। इसका नाम हिंदी में भी यही है। थैंक यू सोलंकी मैम, मैं ड्यूटी से पढ़ रहा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियस। अभी मैंने क्या बोला? इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र मतलब देखो, गुणसूत्र कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और इसमें क्या होता है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल, अरे हमें गुण मिलते हैं मम्मी पापा से, मतलब कि अगर हमारे पापा लंबे हैं तो हम लंबे होंगे। ठीक है, अगर हमारी मम्मी गोरी है तो हम भी गोरे होंगे। ठीक है, जैसे मेरे को देखो आप बताओ। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि मम्मी पापा के गुण आना। ठीक है, मम्मी पापा के गुण, जैसे कि आपको बोलते हैं ना, बहुत सी चीज़ें सुनते हैं आप कि मम्मी पापा को शुगर है, किसी के शुगर होता है तो इधर पीढ़ी में भी शुगर आ गया उसको। बहुत सी चीज़ें, डीएनए बोलते रहे तो उसके डीएनए में कूट कूट के भरा है। डीएनए में क्या है? वो डीएनए वो यही तो है। मैं इसको खोल दूँ इस प्रकार से तो ये डीएनए बन जाएगा। इसको मैं खींच, देखो मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और मैं इसे अब खींच दूंगी तो ये क्या बन गया? डीएनए। अब मैं इसे वापस समेट दूंगी ना ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? देखो मैंने इसे समेट दिया इस तरीके से, लो ये वापस क्रोमोसोम बन गया। और अगर मैं इसे खींच दूंगी ना इस तरीके से, इसके धागे पकड़ के, तो ये डीएनए बन गया। समझ में आ रही है आपको कुछ बात? और ये क्या करता है? ये हमें क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। क्या? कोई लक्षण, अपनी टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं, लक्षण है ना, माँ बाप से मिलने वाले, हम में पाए जाने वाले लक्षण क्या होते हैं? वो कहाँ से आते हैं? ठीक है ना, वो मम्मी पापा के जो मिक्सचर होते हैं वो किससे ट्रांसफर होते हैं? वो डीएनए ट्रांसफर करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो घर पे मस्ती कर रहा है, कोई बच्चा है वो घर पे मस्ती कर रहा है, पापा है, पापा मम्मी को बोलेंगे कितनी मस्ती करता है, तुम इस पे ध्यान नहीं देते क्या? तो मम्मी बोलेंगी हमारे खानदान में ये लक्षण नहीं थे, तुम्हारे खानदान से आए हैं। ये आए हैं मतलब क्या? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है क्या? कैसे आ गए? मतलब कि मतलब हमारे भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो सारे अच्छे लक्षण जो होते हैं वो मम्मी के खानदान वालों के होते हैं, और जितने भी बुरे लक्षण होते हैं वो पापा के खानदान वालों के होते हैं। ठीक है, तो वो लक्षण क्या है? वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डीएनए होता है। ठीक है ना, तो आप में भी जो लक्षण है वो क्या है? वो डीएनए ही है। तो मैं उन डीएनए की बात कर रही हूँ, उन क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखो अब वो कितने होते हैं वो देखो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्रोमोसोम माने के हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं संख्या में, 1 2 3 4 5 6, मैं गिनूं ऐसे ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, 46 होते हैं। अब मैं इनके जोड़े बनाऊं, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा। ऐसे जोड़े में बात करूं तो कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। जोड़े में कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इतनी बात सबको पता है। हमारे अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम? ठीक है, तो कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। और अगर हम बात करें नंबर की तो 46 नंबर के क्रोमोसोम नंबर में हमारे अंदर होते हैं। पर आपको मैं एक बात, हाँ
ठीक है, 23, हाँ 23, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, इतना समझ आया? तो इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, ठीक है ना, द्विगुणित कोशिका। पर ये कोशिका कैसी है? इसके अंदर कितने पाए जाएंगे? इसके अंदर कितने पाए जाएंगे ये बताओ मुझे। मैं कहूँ अंडाणु और शुक्राणु में कितने कितने पाए जाते हैं? क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं इसके अंदर बताओ फटाफट। मैं पानी पी लूँ जब तक बताओ। हाँ, डीएनए से ही हर चीज की पहचान होती है। डीएनए बहुत काम का है। डीएनए के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इतना डिटेल से कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इतना डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं अभी आगे देख रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, प्रकाश मौर्य, इसको आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ाओ, ठीक है बेटा। मैं कुछ टर्म्स यूज कर सकती हूँ इंग्लिश में आपको समझाने के लिए। इंग्लिश की क्लास है इसके बाद। देखो न्यूक्लियस की बात करिए, इसके अंदर कितने हैं तो पता है आपको? अभी मैंने क्या बोला? जोड़े में 23 है, पर यहाँ नंबर में 23 है। यहाँ क्या है? नंबर में 23 क्रोमोसोम है, जोड़े में 23 नहीं है। और ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं पता है? एक गुणित कोशिका, एक गुणित। और इंग्लिश मीडियम के लिए बोलेंगे हम हैप्लॉइड कोशिका, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हैप्लॉइड सेल, और हिंदी में एक गुणित कोशिका, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? जोड़े से क्रोमोसोम नहीं होते। अब इसका रीजन भी सुनो, इसके अंदर भी कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। पता है क्यों? मैंने ये कहा कि शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, ये किससे मिल जाएगा? ये इसके अंदर एंटर करेगा। देखो ये अब यहाँ से ये आया और इसने इसके अंदर एंट्री मारी, ठीक है, तूने मारी एंट्री, और देखो ये 23 लेके आया, इसके अंदर भी 23 है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके 23 और इसके 23 कितने हो गए? 46 कंप्लीट हो गए ना? 46 ही तो होते हैं, हो गए कंप्लीट, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है? 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर बन जाते हैं। अब इसी से क्या होगा? आगे बेबी बनेगा। अब तुम दिमाग लगाओ, अगर इसके अंदर भी 23 जोड़े होते, मतलब कि भैया 46 क्रोमोसोम होते, 46 क्रोमोसोम होते नंबर में, सोचो 46 क्रोमोसोम होते नंबर में, और इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें भी 46 होते नंबर में। तो क्या होता? तो ये होता कि ऑक्टोपस पैदा होता फिर, ठीक है। एक क्रोमोसोम के कारण बहुत सी समस्या आ जाती है बेटा, ठीक है ना, बहुत सी समस्या। जहाँ आप यूँ करके बात करोगे ना, वहाँ इस तरह से हो जाएगा, समझ में आ रही है? एक क्रोमोसोम इधर उधर होने पे या आपकी इस तरीके की जो हरकत है ना, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ तो क्या है? 46 क्रोमोसोम कंप्लीट करने हैं, इसलिए हमने आधे क्रोमोसोम इससे लिए और एक सेल में 46 कंप्लीट कर दिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनो आगे। अब क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम में? देखो यहाँ जो होते हैं 22 की हम बात करें तो ये कायिक होते हैं। कायिक मतलब हमारा शरीर बनाना, कायिक मतलब हमारा शरीर बनाना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जोड़ा होता है लास्ट वाला, मतलब कि 23वां जोड़ा, माने कि एक्स, या तो वो एक्स वाई होगा या तो वो एक्स एक्स होगा, ठीक है, या तो वो एक्स वाई होगा या तो वो एक्स एक्स होगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? हमारा शरीर बनाएंगे। पर जो ये लास्ट वाला होगा ना, ये हमारा लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग, कि हम लड़का होंगे या लड़की। और मैंने क्या बोला अभी कि आपकी स्टाइल बदल जाएगी, मतलब कि अगर 23वें जोड़े में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो स्टाइल बदल जाएगी, है ना। अगर आप लड़के हो और गड़बड़ी हो गई तो ब्लैक की जगह पिंक पसंद आएगा, है ना। समझ में आ रही बात? ये दिक्कत हो जाएगी आप में।
तो क्या होगा इसके अंदर, अगर मान लो देखो इधर भी एक्स है, 23वां जोड़े की बात कर रही हूँ या 22वां, ठीक है, ये 22 ने तो क्या बना दी, बॉडी बना दी, आंख नाक कान का कलर कैसा होना है ये सब बता दिया, ठीक है, ठीक है। ये बॉडी, अब लिंग निर्धारण होना है, लड़का है कि लड़की, तो देखो 23 में क्या होता है, एक क्रोमोसोम आएगा मम्मी से, और मम्मी से हमेशा एक्स ही आता है, एक्स क्रोमोसोम ही आता है, ठीक है, लड़कियों में एक्स क्रोमोसोम। अब बात करते हैं पापा की, भैया पापा से क्या आएगा, पापा के पास एक्स भी है और पापा के पास वाई भी है, ठीक है ना, पापा के पास एक्स भी है और पापा के पास वाई भी है, तो क्या होगा, अगर पापा के पास से एक्स आ गया इधर, तो ये बन गई लड़की, दो खतरे के निशान, लड़की, ठीक है ना, तो लड़की बन गई यहाँ पे एक्स एक्स। और अगर मैं बात कर दूं पापा के, अगर पापा का वाई गुणसूत्र आगे जुड़ गया एक्स वाई, तो यहाँ बन जाएगा लड़का, ठीक है ना, लड़के बन जाएंगे, समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा, एक्स वाई मतलब क्या होता है, लड़का, और एक्स एक्स मतलब लड़की। तो बेटा जी इसीलिए बोलते हैं कि लड़का या लड़की होना महिलाओं पर डिपेंड नहीं करता, ये काम भी किसका है, पुरुष प्रधान का, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है लड़कियों का कि लड़की हुई या लड़का हुआ, ठीक है, ऐसा कोई दोष नहीं, ये भी किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो उनमें से कौन सा क्रोमोसोम आएगा तभी तो होगा ना, लड़का लड़की, वो डिसाइड करता है। फीमेल के पास सिर्फ एक्स रहता है भैया, वो थोड़ी मर्जी से वाई दे देगी, चेंज कर देगी, ऐसा नहीं होता, जो उधर से आया है एक्स या वाई उससे डिसाइड होगा, ठीक है, तो ऐसे डिसाइड होता है। अब मान लो इसके अंदर हो गई गड़बड़ी, इसके अंदर भैया एक्स तो था, वाई तो था, ठीक है, बनना तो था मोड़ा, और एक एक्स और आ गया, तो अब इधर देखो लड़के गुण ज्यादा हो गए, मतलब दिखेगा लड़का पर पसंद करेगा पिंक, ठीक है, मतलब कि सीधे से कहने का मतलब है मेरे भैया कि अगर इसमें एक जोड़ा बढ़ गया ना तो इसकी जगह, ठीक है ना, ये मतलब है बोलने का, ये होता है इस कारण से। ट्रांसजेंडर सुने होंगे आपने, और उनमें क्या होता है, शुक्राणुओं का विकास नहीं हो पाता। चलो यहां तक क्लियर है, चलो ठीक है, हाँ मतलब ना मोड़ा रहेगा ना मोड़ी, कहीं डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या है। चलो आगे देखो, अभी मैंने बात की अंडाशय की, अंडाशय की बात करी, अंडाशय मैंने क्या बोला, फीमेल, फीमेल, अब इस देखो फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2 होती है, ठीक है। अभी देखिए ये हमने गर्भाशय बनाया था, इसके अंदर ये ऐसे अंडाशय बनाए थे, और ये देखो, ठीक है, तो ये क्या होती है, एक जोड़ी, मतलब कि दो अंडाशय होते हैं, ठीक है। दोनों का वेट कितना होता है, दोनों का वेट होता है 5 ग्राम, 5 ग्राम होता है दोनों का वेट, ठीक है। यहाँ अंडाणुओं के निर्माण का कार्य करती है, मतलब कि अंडाणु बनाती है, अभी पढ़ा ना अंडाणु क्या होता है, ठीक है, अंडाणु पढ़ा ना क्या होता है। विश्वकर्मा, देखिए ऐसा है, आपको क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपका ना बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो हम मंडे से बेसिक की ही क्लास रखेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। आप पढ़िएगा शुरू से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, गुण सूत्र हर चीज पढ़ेंगे, सेल वगैरह क्या होती है, उसमें क्या होता है, किसने खोज करी, बिल्कुल शुरू से बड़े आराम से डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ऐसा थ्योरी क्लास नहीं चलाएंगे, उसके अंदर की थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं ना, डायग्राम से पढ़ेंगे हम। निषेचन क्या होता है बेटा, निषेचन बताया था मैंने, अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों मिलते हैं उसको निषेचन बोलते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो अंडवाहिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, ये देखो ये होती है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, इसकी बात कर रही हूं मैं, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब है, इसकी बात कर रही हूँ। ये क्या है, ये क्या है, अपनी अंडाशय है, ये है ना अंडाशय। चलो अब आगे बात करते हैं, और गर्भाशय, गर्भाशय नाशपति के शेप जैसा होता है, नाशपति के शेप जैसा होता है गर्भाशय, ठीक है। नाशपति खाइए कभी,
वो ग्रीन ग्रीन कलर की, ठीक है, तो वही उसके जैसा शेप होता है किसका, यूटेरस का। और यूटेरस में भी क्या होती है, परत होती है, 3 परत होती है गर्भाशय की, गर्भाशय की 3 परत होती है। 3 परत कौन सी होती है, इधर देखो, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है, चलो समझो, बात सुनो। ये क्या होता है, मैंने कहा 3 लेयर से मिलके क्या बना है, गर्भाशय बना है, गर्भाशय बना है 3 लेयर से मिलके। 3 लेयर माने पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली परत, फिर होता है मायोमेट्रियम बीच वाली परत, ठीक है, हिंदी में लिखा है ये देखो, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम भी लिख दो हिंदी में, पेरीमेट्रियम। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस पे बेकार आ रही है वो तो, मैं पढ़ाऊंगी कभी आपको, ऐसे मत समझना कि मैं ऐसा लिखती हूँ, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, मैं लिख के बताती हूँ। देखो एंडोमेट्रियम, अब इनका काम क्या है, देखो आप सुनते हैं फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर कैंसर होता है ना, गर्भाशय, बच्चेदानी का कैंसर सुना है आपने, बच्चेदानी का कैंसर इस लेयर में, किसमें, मायोमेट्रियम में वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है, वायरस के इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर कल हमने पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है 32 सेल बन जाती हैं, ये जैसे ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है और ये अंडाणु, ये जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा, बेबी बनेगा, बेबी बनेगा। तो बेबी बनने के लिए पहले ये बड़ी होगी ना सेल धीरे धीरे, तो ये 32 सेल बन जाएगी, और ये जब 32 सेल बन जाएगी ना, तब ये यहाँ पे आके लग जाती है किसमें, एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में। पूरा पढ़ेंगे, लास्ट में मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगी थ्रू डायग्राम, अभी बस पढ़ते जाओ, ठीक है, पढ़ते जाओ। उसके बाद ये होती है सर्विक्स। सर्विक्स मतलब कि ये होता है शुक्राणुओं का पथ, मतलब जहाँ से शुक्राणु एंटर करते हैं, यही तो है जेनाइटल एरिया, मतलब कि यहाँ से शुक्राणु जाएंगे अंदर, ठीक है। अब मैं इसे एक चीज समझाती हूँ, यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर उसी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, उसमें हमने कल पढ़ा था। अब देखो, और ये क्या होती है, वेजाइना, ये तो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल जिसे हम बोलते हैं योनि, ठीक है, उसे बोलते हैं हम योनि, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फिर से देखो एक बार। अब यहाँ से क्या होगा, पहले एक एग रिलीज होगा, अंडाणु पड़ा ना, ये अंडाणु, ये क्या होगा, ये अंडाणु बना यहाँ पर, ये पेन बार बार चले जाता है, ये अंडाणु बना यहाँ पर, और इसने फेलोपियन ट्यूब में मारी एंट्री, ठीक है। ये देखो इसके अंदर यहाँ पे होता है एम्पुला, बोलते हैं इसको एम्पुला, ठीक है, एम्पुला वाला पार्ट बोलते हैं। और एम्पुला पार्ट के अंदर यहीं पर ये अंडाणु बैठा होता है, ये बैठा, ये इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। अब शुक्राणु आएंगे, देखो यहाँ से एंटर करते हैं शुक्राणु, ठीक है, ये शुक्राणु, आपको पता है करोड़ों की संख्या में शुक्राणु एंटर करते हैं, फिर भी बहुत कम शुक्राणु पहुंच पाते हैं, ऐसा क्यों, रीजन बताओ इसका, ऐसा क्यों, फिर मैं बताती हूँ। किसी को पता है, आप जब तक बताओगे मैं आगे ही बढ़ जाऊंगी, जब तक, कब तक देखो शुक्राणु आधे मतलब क्या होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। पता है क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो वेजाइना होती है वो एसिडिक मीडियम की होती है, अम्लीय, और जो शुक्राणु होते हैं उनको क्षारीय माध्यम चाहिए होता है, ठीक है, क्षारीय माध्यम, इसीलिए वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और कुछ ही होते हैं जो यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। फिर क्या होता है, शुक्राणु यहाँ एंटर करेगा और यहाँ निषेचन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, पता है आपको, 2017 का एमपीएसआई का पेपर उठा के देख लेना, एमपीएसआई का पेपर उठा के देख लेना। उस एमपीएसआई के पेपर में पूछा गया है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है या कहाँ पूर्ण होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, वो होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है।
और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी अगर और डीप में पूछ ले तो भैया बता देना, एम्पुला में होती है, एम्पुला वाले पार्ट में। अब और क्या डीप में पूछेगा, अपन नीट थोड़ी दे रहे हैं, और पूछेगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। ये डिम्ब वाहिनी बोलते हैं इसको, हिंदी में आ जाए तो डिम्ब वाहिनी, और वैसे तो आजकल फेलोपियन ट्यूब के नाम से ही वो पूछेगा, मेनली यही देखा है मैंने, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। चलो समझ में आया क्या हुआ, मैंने बताया यहाँ से स्पर्म एंटर किए, यहाँ से अंडाणु निकला, यहाँ रुका, स्पर्म जाके उससे मिले, और क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर हो गई, यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हो गई। चलो आगे बढ़ते, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ ली, परत पढ़ ली, ठीक है। आप क्या पढ़ लिया हमने, परत। अब देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की बात करते हैं हम। इनको चलिए देखिए, आवाज आ रही है, माइक स्टार्ट हुआ। चलो एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हम बात कर रहे हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये क्या है, फीमेल हार्मोन है। पहली बात तो फीमेल हार्मोन है क्या, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करता है, यह हार्मोन महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण करता है। अभी हमने पढ़ा अंडाणु बनना, अंडाणु कौन बनाता है, तो वो बनाते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या बनता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या, यह हार्मोन महिलाओं में अंडाणु निर्माण का कार्य करता है। देखिए महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास करता है। मतलब कि द्वितीय लैंगिक लक्षण मतलब क्या होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण मतलब ये होता है कि स्तनों का विकास, ठीक है, ब्रेस्ट साइज बढ़ना। फीमेल में, बच्चों में अगर कोई मेल फीमेल है और बच्चा है तो उसमें ब्रेस्ट साइज नहीं बढ़ता, वो आपको इक्वल दिखेंगे जब तक उनमें क्या नहीं आती, प्यूबर्टी एज नहीं आती। प्यूबर्टी एज जैसे आएगी तब फीमेल में क्या कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, स्तनों का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है। ये हो गया अपना एक कैरेक्टर। दूसरा, आवाज का बदलना। महिलाओं की आवाज पुरुषों से पतली होती है, महिलाओं की आवाज पुरुषों से पतली होती है, तो वो किस कारण से होती है, वो भी एस्ट्रोजन के कारण से होती है। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट मासिक धर्म। मासिक धर्म मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी एज में 12 से 13 साल में ये होने लगता है, ठीक है। जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु देखो, अगर आप क्वेश्चन क्या आता है कि अंडाणु कब बनते हैं, तो बेटा जब लड़की माँ के गर्भ में होती है ना, जब से बनने स्टार्ट हो जाते हैं वो तो, पर मैच्योर नहीं होते, वो कब होते हैं, फिर 12 से 13 साल की उम्र में, ठीक है। हाँ रेखा वर्मा, ठीक है। तो 12 से 13 साल की एज के अंदर वो मैच्योर होते हैं। और हमने क्या बोला, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन यह हार्मोन गर्भनाल और युग्मज के निर्माण में हेल्प करता है। गर्भनाल मतलब, गर्भनाल तो हमने पढ़ा ही नहीं। देखो गर्भनाल पढ़ते हैं, गर्भनाल क्या होता है, सुनो, आपने देखा होगा कोई बेबी का फोटो देखा होगा आपने, आपको मैं फोटो दिखाती हूँ, मेरे पास है पिछली बार में, देखो फोटो देख के समझते हैं। गर्भनाल देखिए, गर्भनाल बताती हूँ मैं आपको। अच्छा यहीं पे लगा दी क्या, गर्भनाल देखेंगे हम, गर्भनाल कैसी होती है। देखो ये होता है फर्टिलाइजेशन, ये जीआईएफ में देख रहे हो फर्टिलाइजेशन, ये होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो आगे, ये देखो क्या होती है गर्भनाल, ये गर्भनाल दिख रही है आपको, ये होती है गर्भनाल। इसके विकास की बात कर रही हूँ मैं ना, इसके विकास की बात कर रही हूँ। क्या होता है, गर्भनाल का विकास होता है। ये देखो ये होती है गर्भनाल, दिख रही है आपको, इसकी बात कर रही हूँ मैं। और ये क्या काम करती है, तो बेबी देखो बेटा, बेबी के अंदर आप सोचो, आप तो खाना खा रहे हो, वो कैसे खाएगा, वो थोड़ी पेट में से हाथ बाहर निकाल के बोले मम्मी एक रोटी दे तो भूख लग रही, मम्मी चावल दे तो भूख लग रही, ऐसा बोलेगा क्या, कभी देखा है किसी को क्या अंदर से बोले मम्मी भूख लग रही खाना खा लो, ऐसा नहीं होता ना। वो भी तो खाना खाता होगा, उसको भी पोषण चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है,
वो कैसे मिलता है? उसको भी सांस लेना, भैया आपने बोला हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो भी तो सांस लेता होगा, वो कैसे सांस लेता है? देखो पहली बात तो इनको पता है गलफड़े पाए जाते हैं। हाँ आप मछली थे, हम मछली थे पहले, हमें गलफड़े पाए जाते हैं जब तक हम पेट में होते हैं, ठीक है, तो हमें गलफड़े पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। उसके बाद वो जब तक गलफड़े होते हैं जब तक हमारे फेफड़े ना बन जाए, ठीक है, गलफड़े के रूप में काम करते हैं। वो जैसे मछली लेती है ना ऐसे ऐसे करके, वैसे तुम भी ऐसे ऐसे करके सांस लेते थे, मछली थे भैया तुम, मैं तो इंसान ही थी, ठीक है। और फिर अरे मजाक नहीं है, सच में गलफड़े होते हैं, सच में गलफड़े होते हैं। फेफड़े डेवलप नहीं होंगे जब तक कुछ तो होना चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो गलफड़े होते हैं। और फिर प्लेसेंटा, ये इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको बोलेंगे हम गर्भनाल, ठीक है, इसको बोलेंगे हम गर्भनाल, गर्भनाल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये काम क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है O2 ऑक्सीजन, बेबी को ऑक्सीजन, ठीक है। उसके अलावा ये ग्लूकोज, अगर हम बात करें खाना कैसे खाएगा, ग्लूकोज भी प्रोवाइड करता है ये बेबी को। तीसरी बात क्या, उत्सर्जन किससे करेगा? उत्सर्जन भी किससे करता है? प्लेसेंटा से ही करता है, ठीक है। हमारी गर्भनाल से ये तीनों काम होते हैं, तभी तो पेट के अंदर बच्चे को खाना पानी सब कौन देती है? माँ प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो ये भी गर्भनाल है। और फिर क्या होता है, जब जन्म हो जाता है ना, जब जन्म, तो क्या होता है, इस गर्भनाल को काट दिया जाता है, इस गर्भनाल को काट दिया जाता है, ये ठीक है। तो हमने क्या बोला, गर्भनाल का विकास भी कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है। और गर्भनाल कहाँ से बनती है? देखो अब पहुंचने में टाइम लगेगा वहां तक, तुम लोगों को बताने में पीछे आ गई। ये देखो, ये यहाँ से गर्भनाल निकलती है, यहाँ से, ये अपनी क्या है, गर्भाशय, यहाँ भी बताया ना बेबी बनाकर, यहाँ पे बेबी होता है। येलो कलर से बनाऊं, तुम लोग कलर भी नहीं देखेंगे। देखो चल जा रहे ये देखो यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे मैं बेबी बना रही हूँ, यहाँ पे ये बेबी होता है, ये बेबी है, और यहाँ से गर्भनाल जुड़ी होती है, यहाँ से फंडस वाले एरिया से, ठीक है ना, फंडस वाले एरिया से गर्भनाल जुड़ी होती है, समझ में आई? ये पूरा यहाँ से गर्भनाल जुड़ती है और खाना प्रोवाइड होता है बेबी को, ठीक है ना। कभी कोई बच्चा ऐसे हाथ डाल के खाना नहीं मांगता। चलो इतना समझ में आया। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब भी इस बेबी का जन्म होगा, जब भी इस बेबी का जन्म होगा, तो कहाँ से होता है? ये यहाँ से एक बेबी है, अब इसका जन्म होगा, और यहाँ से वेजाइना के थ्रू ये क्या होता है? एक्सक्रीट आउट, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी है ना, वो कैसे होती है? देखो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर शिशु वेजाइना के थ्रू आता है, शिशु वेजाइना के थ्रू आता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आता है। और इसको पुश करने का काम कौन करता है? इसको पुश करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मात्राओं पे मत जाना रे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? इसको पुश करने का काम करता है बेबी को, मतलब कि बर्थ में इसको पुश करने का काम करता है। जब भी ये क्या होता है? वेजाइना के थ्रू निकलता है। और प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन, ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? प्रसव पीड़ा को कम करता है, प्रसव पीड़ा को कम करता है रिलैक्सिन। और ये भी कौन बनाती है? ये अंडाशय बनाता है, अंडाशय पढ़े ना हमने, अंडाशय, ये हार्मोन कौन बनाता है? अंडाशय। पर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, ये कौन बनाती है? प्यूटिटरी ग्लैंड बनाती है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये क्या करता है? बेबी को पुश करने का काम करता है। उसके अलावा क्या करता है वो भी देखते हैं। अच्छा
ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और सुनो, इसके ना इंजेक्शन भी लगते हैं दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। अब हम जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन लगते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे देखते हैं। मैंने क्या बताया, प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए बेबी को पुश करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और सीजरल किसे कहते हैं, जब यहाँ से अगर वेजाइना के थ्रू अगर बेबी का मतलब डिलीवरी नहीं हो रही है तो क्या होगा, सीजरल होता है। फिर आपका मतलब ऑपरेशन बोलते हैं ना, बड़ा ऑपरेशन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं जिसे, वो होता है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई आपको, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। और दुग्ध ग्रंथि की अगर हम बात करें, दूध ग्रंथि, दूध कौन बनाता है, माता में दूध कौन बनाता है, तो देखो माँ के अंदर दूध प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध बनाने का काम करता है, दूध ग्रंथियों में दूध बनाने का काम करता है। और उसे मतलब बेबी को प्रोवाइड कौन करवाता है, ग्रंथियों में अगर दूध बना है, ग्रंथियों में अगर दूध का निर्माण हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, तो क्या होता है उसके अंदर उसको मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है ना स्तनों में, और उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, बताओ फटाफट, बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। देखो फालतू के कमेंट करना हो तो पढ़ने मत आया करो, और पढ़ने आया करो तो फालतू के कमेंट मत किया करो। क्योंकि होता क्या है कि आपके चक्कर में वो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते जो सच में पढ़ने आए हैं, और वो बच्चे अलग ही दिखते हैं जो सच में पढ़ने आए। इससे पता है क्या होता है, आपकी मेंटलिटी शो होती है। अच्छा काम तो है नहीं, आपकी मेंटलिटी शो होती है। इससे क्या होगा, मैं 2 मिनट कमेंट पढ़ लूंगी, आपका नाम पढ़ लूंगी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, पर क्या हुआ इससे, मेंटलिटी शो हुई आप किस मेंटलिटी के हैं। ठीक है, तो फालतू तो बात क्या मत करा करो आप। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने का काम करता है, ध्यान रखना। और इसे मतलब दूध प्रोवाइड करना, मतलब कि ग्रंथियों से बाहर निकलने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया, ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और क्या होगा, इस तरह से बेबी का जन्म हो जाएगा। अब कब से आपके कमेंट चल रहे थे, मैडम जुड़वा कैसे होते हैं, अब जुड़वा के बारे में पढ़ते हैं, है ना मैडम, मासिक धर्म क्या होता है, अब आएगा ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, हाँ राम राम। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये डायग्राम देखो, पहले इसे समझो। ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये जीआईएफ, आपको एक चीज दिख रही होगी इसके अंदर, यहां देखना आप, चलो यहां देखो, ये आपको दिख रही है ओवरी, ये ओवरी, यहां से एक एग रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब में आया है वो, और वो क्या आता है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आके वो किसका वेट करता है, स्पर्म का। स्पर्म आए, अगर स्पर्म नहीं आते, ठीक है ना, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, स्पर्म नहीं आए, तो क्या होगा, ये अंडा विलुप्त हो जाएगा, ये अंडा विलुप्त हो जाएगा। और किससे विलुप्त होगा, मासिक धर्म से। तो मासिक धर्म क्या होता है, देखो मासिक धर्म की बात करते हैं। मासिक धर्म क्या होता है, मासिक धर्म, जब प्रथम बार मासिक धर्म आता है, देखो जब प्रथम बार मासिक धर्म आता है तो उसे रजोदर्शन कहा जाता है। ठीक है, रजोदर्शन, उसे हम कहते हैं रजोदर्शन। और इसकी देखो, इसकी एज वैसे तो 13 से 14 साल है, बट वो वेरी करता है क्या, बॉडी मतलब वेरी करती है, वो तो गर्ल्स की बॉडी वेरी करती है ना, मतलब गर्ल्स की बॉडी वेरी करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि 12 से 13 साल में प्यूबर्टी आ जाती है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर अंडे को स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, तो हर मंथ क्या होता है, मासिक धर्म होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है, अगर पहली बार जो मासिक धर्म आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रजोदर्शन, रजोदर्शन। और आखिरी बार जो मासिक धर्म आता है उसे हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोज, मोनोपोज, मोनोपोज कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मोनोपोज कहा जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कब आना बंद होते हैं, पीरियड कब आना बंद होते हैं, तो पीरियड आना बंद होते हैं 55 से 50, मतलब 50 से 55, 50 से
55 साल की आयु में कोई भी महिला उसके बाद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बेटा ये तुम जो पूछ रहे हो वही तो पूरा चैप्टर 3 दिन से पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। तो देखो 50 से 55 साल के अंदर क्या होता है, 50 से 55 साल के अंदर फीमेल फिर क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि अंडे से होता है और अंडे बनना बंद हो चुके होते हैं, ठीक है। तो मासिक धर्म कब होता है, आखिरी 50 से 55 साल की उम्र में। अब ये होता क्या है, ये देखो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, मैं इसको एक बार फिर पीछे करूंगी क्योंकि एक GIF है, इसको देखो दिख रहा है कुछ, इसके बारे में समझाऊं क्या है ये। देखो सबसे पहले देख लो फटाफट, अपनों को भी ये भी पढ़ना है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप ये एक लाइन देखो, सबसे पहले तो 28 से 29 दिनों में ये होता है, पहली बात तो, ठीक है। अब बात करते हैं, जब अंडा निकलता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, अंडा परिपक्व हो जाता है, मतलब कि अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कंप्लीट है, अब वो आ चुका है, तो वो क्या 14 दिन में क्या होता है, यहाँ से बाहर आता है। देखो यहाँ से वो आ गया बाहर, 15 से 16वें दिन वो क्या करेगा, 15 से 16वें दिन वो वेट करेगा, किसका, स्पर्म का वेट करेगा। और अगर उसको स्पर्म नहीं मिले, है ना, अंडे को स्पर्म नहीं मिले तो क्या होगा, वो यहाँ पर वेट करेगा और धीरे धीरे ये दीवार, ये देखो ये टिश्यू की दीवार क्या होती है, चौड़ी होने लगती है, ये टिश्यू की दीवार चौड़ी होने लगती है। देखो ये दीवार आपको दिख रही है, ये परत मोटी होने लगती है, टिश्यू की मोटी होने लगती है, ठीक है, ये मोटी होने लगती है और फिर क्या होता है, फाइनली ये रप्चर हो जाती है, मतलब ये फट जाती है, टिश्यू की ये जो बॉल दिख रही है आपको, ये फट जाती है। और इसी के कारण क्या होता है, पेन होता है, फीमेल्स को पेन इसी के कारण होता है, क्योंकि ये दीवार ही, सोचिए आप बॉडी के अंदर से ऊतकों की दीवार ही फट जाएगी, तो दर्द होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, दर्द होगा या नहीं होगा, इससे दर्द होता है। और फिर ये क्या होता है, ये ब्लड के रूप में पूरा बॉडी से बाहर हो जाता है, और जैसे ही 5 दिन तक, मतलब 5 दिन तक चलता है ये ब्लीडिंग फेज, ठीक है ना, 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है कंटिन्यू, और उसके बाद क्या होती है, ब्लीडिंग कम होने लगती है और ये दीवार सही से वापस से रिपेयर होने लगती है, दीवार सही से रिपेयर होने लगती है। और फिर ये साइकिल चलती है, दीवार रिपेयर हो गई, 14 दिन बाद फिर आएगा, फिर वो वेट करेगा 15 से 16वें दिन, 15 से 16वें दिन वेट करने के बाद क्या होगा, वो वापस क्या होगा, वो पीरियड के रूप में बाहर आ जाता है। तो पीरियड के रूप में क्या बाहर आता है, ब्लड प्लस एग, ये होते हैं पीरियड बेटा, ठीक है। समझ में आई आपको मासिक धर्म। और इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब पहली बार मासिक धर्म आते हैं तो क्या होता है, तो वो होता है रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, लास्ट बार को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, रजो निवृत्ति। फटाफट देखो अब हम देखते हैं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, देखो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, मेरी बात सुनो, अंडा एक बार में एक ही आता है, ये बात ध्यान रखना, अंडा एक बार में एक ही आता है, एक बार में एक अंडा आएगा, इधर से एक स्पर्म आएगा और क्या होगा, निषेचन हो जाएगा और यहाँ पे बेबी का विकास हो जाएगा। पर जब ऐसा हो, इन केस ऐसा हो कि यहाँ से भी अंडा आ जाए, इस तरफ से भी एक अंडा आ जाए और इस तरफ से भी एक अंडा आ जाए, तो क्या होगा, एक जाके स्पर्म इसको निषेचित कर देगा, एक जाके इसको निषेचित कर देगा और क्या होगा, 2 बेबी होंगे, 2 बेबी, ये होते हैं जुड़वा, 2 बेबी होते हैं जुड़वा। पर ये क्या होते हैं, ये इनका सेक्स अलग अलग हो सकता है, मतलब कि या तो लड़का लड़की हो सकते हैं, लड़का लड़का भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक बार में अलग अलग लिंग हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकता है, इनका ब्लड ग्रुप सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, इनके फेस नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये अलग अंडे से बना है, ये अलग अंडे से बना है, इनके फेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनके क्या होंगे, फेस भी नहीं मिलेंगे, ब्लड ग्रुप अलग रहेगा, मतलब कि अलग अलग, आपने देखोगे ना लड़का हुआ लड़की हुई एक साथ, 2 लड़के हो गए, ऐसे नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा, फेस नहीं मिलेंगे। अब आप बोलेंगे मैडम तो फेस मिलते हैं, फेस मिलते हैं, बेटा अंडे 2 भागों में बट जाता है, वो आइडेंटिकल ट्विंस है, वही बताऊंगी मैं अभी, सुनो, इनमें क्या होता है, फेस नहीं मिलते, ये 2 जुड़वा होंगे, ठीक है। अब देखो जिसके अंदर बिल्कुल फेस, वो मूवी देखी ना जुड़वा, हरकतें भी सेम, इवन ब्लड ग्रुप भी सेम, ठीक है, और सेक्स भी सेम, मतलब कि उनका लिंग जो निर्धारित होता है वो भी सेम। वो कैसे होता है, एक ही अंडा है, एक ही शुक्राणु है, एक अंडा एक शुक्राणु से मिल जाएगा, यहाँ पर
पर जब जायगोट बनेगा, जब ये सेल बड़ी होगी तो ये अपने आप को दो में बांट लेगी, और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर सिर्फ फिंगरप्रिंट अलग रहते हैं उनके, ठीक है, फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ऐसे बच्चों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, इनके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ठीक है, इनके ब्लड ग्रुप सेम हो सकते हैं, इनकी फेस सेम हो सकती है, आवाजें सेम हो सकती है, बालों का कलर दिखने में सेम, आप देखते ना पहचान नहीं कर पाते, जुड़वा ये होते हैं। इसमें क्या हुआ है, जायगोट डिवाइड हुआ है, जायगोट पढ़ा था ना, जायगोट डिवाइड हुआ है, और जो सेम मतलब कि जिनके शक्ल नहीं मिलती फिर भी जुड़वा होते हैं, मतलब एक ही दिन पैदा हुए हैं, उनमें क्या होता है, दो अंडे, एक अंडा इधर से और एक अंडा इधर से आ जाता है कभी कभी, वो होता है, ठीक है। हाँ, मेरी क्लास यूट्यूब पे रेगुलर रहेगी, मंडे से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बताइए मुझे, स्क्रीन, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत? संडे को भी है क्या मैम? हाँ बेटा, कल संडे को भी अपनी क्लास रहेगी, इसी टाइम पर रहेगी, है ना, और मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय